सीरियल किलर जिनके अपराधों से कांप गया था पूरा देश। ये वो कुख्यात हत्यारे होते हैं जिनके दिमाग को समझना मुश्किल है, क्योंकि अक्सर ये बिना किसी मकसद के ही लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। ज्यादातर मामलों में यही निकलकर सामने आता है कि हत्यारे को हत्या करना पसंद था। भारत में भी ऐसे कई कुख्यात सीरियल किलर हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम जानेंगे भारत के कुछ सीरियल किलर के बारे में जिनके कारनामों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चलिए शुरू करते हैं। एक देवेंद्र शर्मा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि देवेंद्र शर्मा पेशे से एक डॉक्टर था। एक ऐसा पेशा मानव सेवा के लिए समर्पित होता, इसने उसे पेशे को ही बदनाम कर दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले देवेंद्र ने आयुर्वेदिक डॉक्टर की डिग्री हासिल की। इसके बाद इसने राजस्थान में एक क्लिनिक खोल दिया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का फितूर इस डॉक्टर के सिर पर सवार था। इसने एक गैस एजेंसी अपने नाम से ली, लेकिन उस एजेंसी में इसे धोखा मिले। इसके बाद ये क्राइम की दुनिया में कूद गया। इसने एक लूट गैंग भी तैयार किया। इस गैंग का काम होता था सिलेंडर ट्रांसफर कर रहे ट्रक ड्राइवर्स को निशाना बनाना। ये गैंग ट्रक के ड्राइवर को मारकर ट्रक लूट लेते थे। कई सालों तक इस डॉक्टर ने इस तरह से ट्रक ड्राइवर को निशाना बनाया। 24 ड्राइवर्स को ये डॉक्टर और इसका गैंग मौत की नींद सुला चुका था। आए दिन ट्रक ड्राइवर्स की हत्या की खबरें आती थीं। इसके बाद इसने ये काम छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने क्राइम करना बंद कर दिया। इसने नया रैकेट शुरू किया, और ये रैकेट था किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट। किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर यह 7 लाख रुपये वसूलता था। इस रैकेट के तहत इसने 125 किडनी ट्रांसप्लांट करवाई। पैसे कमाने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार था। जहां इसे पुलिस की सख्ती नजर आती, ये काम को छोड़कर जुर्म के दूसरे काम में लग जाता। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इसने और भी खौफनाक काम को अंजाम दिया। अब इसके निशाने पर आ चुके थे दिल्ली में टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर। ये और इसके गैंग के लोग टूरिस्ट बनकर टैक्सी बुक करवाते। ड्राइवर इनके पास आता, ये उस टैक्सी में बैठते और टैक्सी निकल पड़ती। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ये टैक्सी ड्राइवर का कत्ल कर देते। ये उसी टैक्सी से ड्राइवर की लाश को ढोते और फिर उस लाश को मेरठ की एक नहर में मगरमच्छ के निवाले के लिए डाल देते। इस खतरनाक डॉक्टर ने इस तरह कई टैक्सी ड्राइवर को मौत दे दी और उनकी लाश को मगरमच्छ के सामने परोस दिया। साल 2004 में आखिरकार ये शख्स गिरफ्तार हुआ। इसने कबूल किए कि 100 से ज्यादा कत्ल कर चुका है। इसे उम्र कैद की सजा मिली और राजस्थान की जेल में 16 साल तक बंद रहा। साल 2020 में ये पैरोल पर बाहर आया, लेकिन फिर वापस जेल नहीं गया। ये सीरियल किलर फरार हो चुका था। फरार होने के बाद इसने दिल्ली में ही शादी भी कर ली और छुप कर रहने लगा। लेकिन थोड़े समय बाद पुलिस ने इस तलाश कर लिया। अब ये खतरनाक सीरियल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। चार्ल्स शोभराज का शिकार हुई कई महिलाएं अपनी हत्या के समय बिकनी पहने मिली थीं, इसलिए उसे बिकनी किलर और कई बार जेल से भागने में सफल रहने के कारण सांप सरपेंट उपनाम दिया गया। ऐसा संदेह है कि उसने 1970 और 1980 के दशक में एशिया में पश्चिमी देशों के करीब 20 यात्रियों की हत्या की। चार्ल्स पर सन 1972 में थाईलैंड में 5 लड़कियों के कत्ल का इल्जाम था, जिसके बाद उसका नाम बिकिनी किलर पड़ गया। वहां के कानून के मुताबिक इतने कत्ल के बाद चार्ल्स को फांसी की सजा मिलनी लगभग तय थी, लेकिन वहां के कानून में एक शर्त यह भी थी कि ये सजा उसे 20 सालों के अंदर ही मिलनी चाहिए थी, और कानून की इसी शर्त को चार्ल्स ने अपनी जिंदगी का हथियार बना लिया। चार्ल्स अब किसी कीमत पर थाईलैंड पुलिस की जद में नहीं आना चाहता था। इसके बाद वो सीधे 1976 में भारत में पकड़ा गया। यहां उस पर कुछ फ्रेंच टूरिस्ट को नशीली चीज खिलाकर लूटपाट करने का इल्जाम लगा। गिरफ्तारी के बाद उसे देश के सबसे सुरक्षित जेल यानी दिल्ली के तिहाड़ में रखा गया। इस जुर्म में उसे सजा भी हुई और सजा के बाद उसे 1946 में छूट जाना था। अब चार्ल्स ने एक बार फिर अपना दिमाग दौड़ाया। चूंकि छूटने के बाद उसे थाईलैंड डिपोर्ट कर दिए जाने का खतरा था, जहां उसे मौत की सजा हो सकती थी,
इसलिए उसने अपनी सजा खत्म होने से पहले ही जेल तोड़कर भागने का इरादा कर लिया। उसने तिहाड़ में अपनी बर्थडे का डामा कर अंदर मौजूद कैदियों, संतरियों और अफसरों को जमकर नशीली मिठाई खिलाई और फिर जेल का दरवाजा खोलकर बड़े आराम से बाहर निकल गया। और तो और बाहर आकर उसने अपनी तस्वीरें भी क्लिक करवाईं और फिर मौज मस्ती करने गोवा चला गया। कहते हैं इसके बाद उसने खुद ही फोन कर पुलिस को अपनी लोकेशन बता दी और कुछ इसी तरह दोबारा गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद उसे फिर से जेल तोड़ने के जुर्म में सजा हुई और इस बार उसकी सजा 1966 में पूरी हुई। यानी अब वो थाईलैंड के कानून और वहां मिलने वाली सजा ए मौत के डर से आजाद हो चुका था। इसके बाद उसे 1966 में ही भारत से डिपोर्ट कर फ्रांस भेज दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। इस बार चार्ल्स नेपाल में किए गए जुर्म के इल्जामों में साल 2003 में काठमांडू में गिरफ्तार किया गया और फिर तब से लेकर अब तक वहां की जेल में रह रहा था। साल 2022 सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज अब पूरे 19 साल बाद खुली हवा में सांस लेने जा रहा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा पूरी होने से 1 साल पहले ही उसके अच्छे चाल चलन और बढ़ती उम्र को देखते हुए उसे जेल से बाहर करने का हुक्म दिया है। 3. रेणुका शिंदे और सीमा गावित देश के अपराध इतिहास में कई अपराधी हुए जिनमें महिलाओं का नाम का भी दर्ज है। ऐसे में आज बात उन 2 सीरियल किलर बहनों की जिन्होंने हैवानियत की हद पार कर दी थी। इन दोनों बहनों का नाम रेणुका शिंदे और सीमा गावित है। यह बहनें अपनी मां के साथ मिलकर छोटे बच्चों का अपहरण करती थीं और फिर उन्हें बेरहमी से मार देती थीं। रेणुका शिंदे और सीमा गावित ने साल 1990 से 1996 के बीच कोल्हापुर, नासिक और पुणे सहित कई अन्य शहरों से दर्जन भर से ज्यादा बच्चों का अपहरण किया था। बताया जाता है कि पहले यह बहनें भीड़ भाड़ वाले इलाकों, मंदिरों में चोरी करती थीं। साल 1990 में एक बार वह भीड़ के हत्थे चढ़ी भी थी, लेकिन किसी तरह दोनों वहां से बच निकली थीं। फिर कुछ सालों में दोनों बहनों ने मां अंजनाबाई के साथ मिलकर बच्चे चोरी करने शुरू किए। बच्चों के थोड्ढा बड्ढे होने पर वह उनसे छोटी मोटी चोरी करवाती थी, लेकिन पकड़े जाने के चलते उन्हें बेरहमी से मार देती थी। कई सालों तक यह खेल चलता रहा, लेकिन 1996 में पुलिस ने दोनों को एक बच्चे के अपहरण के आरोप में नासिक से गिरफ्तार किया। मुंबई के अलग अलग हिस्सों से बच्चों के अपहरण व हत्या के मामले में दोनों बहनों समेत मां अंजनाबाई को मास्टरमाइंड बताया गया था। यह दोनों बहनें बाद में जेल भेज दी गई थीं। हालांकि उनकी मां अंजनाबाई का बीमारी के चलते न्यायिक प्रक्रिया के बीच में निधन हो गया था। साल 2001 में सत्र न्यायालय ने मुंबई के इस बाल हत्याकांड में रेणुका और सीमा को दोषी पाया था और फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद यह दोनों बहनें सजा की अपील पर 2004 में हाई कोर्ट और 2006 में सुप्रीम कोर्ट गईं। इन दोनों ही अदालतों ने सत्र न्यायालय का आदेश व सजा को बरकरार रखा। फिर दोनों ने साल 2008 में राज्यपाल के पास मामले में दया याचिका दायर की, जिसे 2012-13 के दौरान खारिज कर दिया गया। इसके बाद साल 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी दया याचिका को खारिज कर उनकी फांसी की सजा को स्वीकृत कर दिया गया था। बता दें कि इसी साल जनवरी 2022 में यरवदा जेल में बंद रेणुका और सीमा गावित ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फांसी देने की सजा पर देरी से अमल होने पर एक अपील दायर की थी, जिसमें कोर्ट से कहा गया था कि उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाए। इसी अपील पर विचार करते हुए कोर्ट ने उनकी यह मांग स्वीकार ली थी और फांसी की सजा को मौत तक उम्र कैद में बदल दिया था। आउटरो। तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, वो कमेंट करके हमें ऐसी और घटनाओं के बारे में बताए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।